हेलो क्लास 11, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियोस ऑफ अकाउंट्स वाला। आज हम लोग अपने क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 इट मींस प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस का बिजनेस स्टडीज के आई थिंक 5 लेक्चर के साथ आए हैं। चलो हम लोग 5वां लेक्चर में जानेंगे मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ। कैसे हम लोग को जानना बहुत जरूरी है कि एक मल्टीनेशनल कंपनी किस लेवल पे काम करता है, क्या क्या फीचर्स हैं इनके, आई बात समझ में। तो ये सारा चीज हमें जानना बहुत जरूरी होता है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगेन हम लोग टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग को यह देखना है कि आज से कुछ साल पहले हमारा इंडिया इकोनॉमी कैसा था, हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा था, हमारा इंडिया का इकोनॉमी कैसा था, किस स्टेज से हम लोग होकर के गुजरे हैं। यार थोड़ा सा स्लाइड नॉलेज सबको होना चाहिए। ऐसे आप लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे होगे, बहुत अच्छे से वहां पे सर ने समझाया होगा, लेकिन अगेन ये टॉपिक में हमारा चैप्टर नंबर 3 में जानना बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं क्या बोलता है। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में एक चेंजिंग रोल आया जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया। कब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था सर? 1991 में हमने देखा था कि हमारा इंडिया में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया गया, इंट्रोड्यूस करवाया गया। बट वो क्यों करवाया गया ये हमें जानना है। एक छोटा सा स्टोरी है। आज से कुछ साल पहले जब हमारा इकोनॉमी बहुत ज्यादा पुअर था, बहुत ज्यादा हमारा वीक इकोनॉमी था, तो हमें देखा जाता था कि हम लोग क्यों वीक थे, रीजन क्या था सर, आखिर क्या ऐसा क्यों हुआ था। भाई स्टोरी यही है कि लगभग कंपनियां जो थी ना वो पब्लिक कंपनी थी। आई बात समझ में? लगभग इंडस्ट्री जो थी वो पब्लिक इंडस्ट्री थी। भाई पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब वेलफेयर। भाई जहां पे वेलफेयर का काम चलेगा वहां पे क्या ग्रोथ और एक्सपेंशन का बात हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता है सर। तो बोला जाता है कि पब्लिक सेक्टर प्लेज अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक पब्लिक सेक्टर बहुत बड़ा मैटर करता है, याद रखना। बहुत वाइटल रोल होता है, बहुत क्रूसियल रोल होता है, बहुत ही सिग्निफिकेंस वे में इसका रोल को देखा जाता है। प्रॉब्लम इन पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। क्या है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया, क्या प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना। पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग, ये एक स्टोरी है, ध्यान से समझना। उस टाइम क्या था, हमारा जो प्रोजेक्ट प्लानिंग था वो क्या था सर? पुअर था। ये एक स्टोरी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी का बात ये नहीं हो रहा है। ये हमारा जब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब आजादी हुई थी उस टाइम से लेकर के टिल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उस टाइम तक का ये बात है कि क्यों आखिर में एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन को आखिर में क्यों लाया गया, ये हमें देखना जरूरी है। आया तो इंट्रोडक्शन तो 1991 में, ये सबको पता है यार, बट क्यों हुआ, क्यों, क्या ऐसी मजबूरियां थी जो एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया गया? क्या पहले वाली इकोनॉमिक पॉलिसी में इतना क्या प्रॉब्लम था जो नहीं उस इकोनॉमिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे थे, तो हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाना पड़ा? मेरे दोस्त क्या ऐसा रीजन रहा होगा, चलो देखते हैं। उस टाइम पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग था हमारा, ओवर स्टाफिंग था, यानी कि बहुत खराब तरीके का वहां पे प्लानिंग होता था, और ओवर स्टाफिंग था यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग लगा दिए जाते थे क्योंकि वेलफेयर था। सर मुझे काम पे नहीं रखोगे, चल तू भी चल जा, सर मुझे काम पे नहीं रखोगे, चल तू भी चल जा। आई बात समझ में? यहां पे इंप्लॉयमेंट लगभग सबको मिल गया था, लेकिन भाई यहां पे ओवर स्टाफिंग हो रहा था। एक चीज बताओ, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने, मान के चलो कि एक कार बनाना है, इस कार को बनाने में 2 लाख रुपए खर्च हो रही है, और इस कार को बनाने में 8 वर्कर काम कर रहे हैं। क्लियर है? तो भाई 8 वर्कर काम कर रहे तब ना 2 लाख खर्च हो रही है। अब यहां 16 वर्कर काम करेंगे तो 4 लाख खर्च हो जाएगी। आई बात समझ में? भाई अब 4 लाख खर्च होगी तो इस कार को बेचेंगे कितना में? आई बात समझ में? यही बात था, यानी कि प्लानिंग हमारा क्या था, बहुत ज्यादा पुअर था प्रोजेक्ट का। ओवर स्टाफिंग था, किसी भी चीज के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंप्लॉय को रिक्रूटमेंट कर देते थे। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, भाई आपके पास कैपेसिटी थी, गवर्नमेंट के पास उस टाइम भी कैपेसिटी थी, बट उसका वो यूटिलाइज नहीं करते थे सर। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस 4 मेजर रिफॉर्म इन पॉलिसी ऑफ 1991। जैसे ही 1991 एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसे ही आया,
उसी टाइम में 4 मेजर रिफॉर्म्स का उसने फैसला लिया। कौन? गवर्नमेंट ने। कौन कौन सा रिफॉर्म था, ध्यान से समझना। सबसे पहला, रिवाइव करने का प्लान किया उसने गवर्नमेंट ने उस टाइम। तो क्या रिवाइव सर? रिवाइव का मतलब क्या होता है भाई? आप लोग पबजी खेलते हो, सबको पता है रिवाइव मतलब वापस से जिंदा करना। रिवाइव एंड रीस्ट्रक्चर पोटेंशियली वाइबल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, यानी कि रिवाइव करना है और उसको स्ट्रेंथ से भर देना है जो कि नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी। एक ऐसा कंपनी को जो कि काम अब नहीं कर रहा था पूरी तरीके से, नॉन स्ट्रेटेजिक यूनिट थी, पब्लिक सेक्टर नॉन स्ट्रेटेजिक यूनिट थी, उसको वापस से रिवाइव करना है सर। पहला मेजर स्टेप इसने ये लिया गवर्नमेंट ने उस टाइम, क्लोज डाउन नॉन रिवाइविंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, यानी कि अब जो एकदम से डेड हो चुका है उसको रिवाइव नहीं करना है, क्लोज डाउन कर देना है। आई बात समझ में? क्या करना है सर? क्लोज डाउन कर देना है नॉन रिवाइविंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को। नेक्स्ट, bring down government equity in non-strategic public sector units to 26% or low if required। देख क्या बोलता है, bring down government equity, गवर्नमेंट अपना इक्विटी को bring down कर लेगी। कहां से? नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर यूनिट से। मान के चल एक बिल्डिंग है, पहले उस टाइम होगा मान लो, तो ये इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम लोग क्या समझे सर? इस बिल्डिंग में मान के चलो यहां पे 4 फ्लैट्स हैं। आई बात समझ में? कितने फ्लैट्स हैं? 4 फ्लैट्स हैं। अब इस 8 फ्लैट्स है, क्लियर है? 8 फ्लैट को गवर्नमेंट क्या कर रही है? 500 रुपीज पर फ्लैट ले रही है, क्लियर है? 500 रुपीज पर फ्लैट ले रही है वो। लेकिन भाई यहां का जो, क्यों गवर्नमेंट ऐसे कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट वेलफेयर का काम कर रही है, इसलिए बहुत सस्ते में फ्लैट का रेंट वो लगा रही है। बट यहां पे ये तो नॉन स्ट्रेटेजिक यूनिट है ना, यहां पे गवर्नमेंट का मान के चलो यहां पे 100 करोड़ रुपए फंसे हुए इस फ्लैट में। इस फ्लैट को अगर वो सेल कर देगी तो क्या होगा? 100 करोड़ रुपए आ जाएगा गवर्नमेंट को, कहीं उस पैसे को इन्वेस्ट कर। बट वो सेल भी नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है सर? क्योंकि गवर्नमेंट वेलफेयर के बेसिस पे काम कर रही है, वो किसी को बेघर नहीं कर सकती है। आई बात समझ में? उसने क्या किया, जैसे ही ये 4 मेजर रिफॉर्म करने लगा, गवर्नमेंट ने उस टाइम क्या किया? अपना इक्विटी को ब्रिंग डाउन कर लिया अप टू 26%। कहां से? नॉन स्ट्रेटेजिक यूनिट से। भाई ये फ्लैट से गवर्नमेंट का कुछ नहीं होना था, इसने क्या किया? इस 100 करोड़ रुपए में से 26% ही अपने पास रखा, बाकी का 74% यानी 100 करोड़ में से 74 करोड़ रुपए क्या कर दिया? अपना डिस इन्वेस्ट कर दिया। तो उसको वापस से पैसा गवर्नमेंट को कैसे मिल गया? इतना का वो शेयर इशू कर दिया कि इस बिल्डिंग का 74% का मैं शेयर इशू कर रहा हूं टुवर्ड्स प्राइवेट बिजनेसमैन। क्योंकि एलपीजी आ चुका था, और एलपीजी का मतलब भी होता है भाई लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइज करना स्टार्ट हो गया था। तो भाई उसी को बोला जाता है एलपीजी आने से क्या क्या एक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को फायदा हुआ। इस बिल्डिंग को गवर्नमेंट ने क्या किया? अप टू 26% अपना इक्विटी डाउन कर लिया, यानी कि 100 करोड़ इस बिल्डिंग को बनाने में लगा होगा पब्लिक सेक्टर यूनिट का, तो उसने 74% क्या कर दिया? बेच दिया। अगर सादा भाषा में समझो तो किसको? प्राइवेट को। खुद कितने रखे? 26%। अब भाई ध्यान से समझना, 26% अभी भी गवर्नमेंट के पास है, तो गवर्नमेंट तो भाई उस पर नजर रखी हुई है कि मेरा अभी भी 26% है। और 74% यानी 74 करोड़ रुपए लगा के जो प्राइवेट कंपनी यहां का इक्विटी शेयर खरीदी थी, उससे भी वो पैसे कमाने के बदले में टैक्स ले रही है। तो 26% से भी पैसा गवर्नमेंट को आ रहा है, और 74% का जो इक्विटी जिसने खरीदा प्राइवेट कंपनी, उससे भी पैसा आ रहा है। भाई अब पैसा ही पैसा है अपने पास। आई बात समझ में? अब क्या हो रहा है? पब्लिक सेक्टर जो दिमाग लगाई उससे पैसा ही पैसा है। बट ये दिमाग आया कहां से? देख क्या हुआ था 1991 में जब एलपीजी आया, उससे पहले बहुत ज्यादा लोन, बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका था हमारे इंडिया पे। उसी टाइम जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम उन्होंने क्या करा कि वर्ल्ड बैंक से एक लोन रेस किया। आई बात समझ में? बट वर्ल्ड बैंक से उन्होंने लोन जो रेस किया, वर्ल्ड बैंक ने उनको एक सजेशन दिया कि भाई आप लोन तो ले रहे हो, बट आपका इकोनॉमिक पॉलिसी इतना गंदा है। उस टाइम हमारे इंडिया में क्या होता था गंदा, उसने क्यों कहा इकोनॉमिक पॉलिसी को हमारा बिफोर एलपीजी? क्यों गंदा कहा? क्योंकि ना ही एक कंट्री यार ग्रोथ कैसे करती है? कंट्री सर ग्रोथ करती है फॉरेन एक्सचेंज से। आई बात समझ में?
क्या करती है? फॉरेन एक्सचेंज से। फॉरेन एक्सचेंज कैसे होता है? यानी कि विदेशी मुद्रा से, विदेश के पैसे से। भाई विदेश का पैसा हमारे पास कैसे आएगा? जब तक अपना प्रोडक्ट को हम लोग एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, जब तक विदेश का पैसा नहीं आ सकता। तो भाई उस टाइम हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई भी प्रोडक्ट को हम लोग बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे। पहला डिमेरिट, एक्सपोर्ट बंद था। आई बात समझ में? उसके बाद दूसरा डिमेरिट, बाहर का कोई कंपनी इंडिया में नहीं आ सकती है। एक बैरियर था हमारा, ये सबसे बड़ा, ये हो गया। और सारी की सारी कंपनियां पब्लिक कंपनियां थी, कोई भी प्राइवेट कंपनी नहीं था। भाई पब्लिक कंपनी का मतलब ही होता है वेलफेयर। आई बात समझ में? यानी कि कोई बस भी चल रहा है तो 1 रुपया 2 रुपया किराया था। आई बात समझ में? किसी भी तरह का कोई भी प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर का कहीं पे कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, फुल्ली बैरियर था। क्लियर है? तो ये इसी कारण से उन्होंने कहा, वर्ल्ड बैंक वाले ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को, कि भाई आप लोन तो ले रहे हो बट अपना आप इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज करो। आप ये तीनों मेजर जो है उनको खत्म कर लो। देखो आपका इकोनॉमी, आपका इंडियन इकोनॉमी कैसे ग्रोथ करता है। आई बात समझ में? उसी टाइम में एलपीजी आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया इन 1991, जिसको हम लोग बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन भी हो गया, प्राइवेटाइज भी होने लगा, और हम लोग लिबरल भी हो गए। लिबरलाइजेशन डिराइव्ड फ्रॉम लिबरल वर्ड, लिबरल से ही लिबरलाइजेशन। लिबरल मतलब होता है ना, हम लोग लिबरल हो गए, भाई आओ अपना काम करो। आई बात समझ में? कोई भी कंपनी आकर के यहाँ काम कर सकती है, कोई भी विदेशी कंपनी आके काम कर सकती है। क्लियर है? तो ये सारा चीज हुआ, और यहां से अपना शेयर भी डाउन हो गया। और जो क्लोज डाउन हमने किया था नॉन रिवाइविंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का, उसका वर्कर को हम लोग का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट भी करना था, क्योंकि भाई पब्लिक सेक्टर मतलब वेलफेयर। भाई यहां पे पब्लिक सेक्टर, नॉन रिवाइविंग पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को तो बंद तो कर रहे हैं, बट उससे रिलेटेड जो भी इंप्लॉय हैं, जो भी स्टाफ्स हैं, वो कहां जाएंगे? उनका भी इंटरेस्ट को हमें क्या करना है सर? देखना होगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, ये सारा चीज को एक सोचा समझा एक स्ट्रैटेजी था कि इस तरह से करेंगे तब हमारा कंट्री और ज्यादा सुधर सकता है। एलपीजी तो है, बट ये करने से और ज्यादा पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जान आ सकती है। तो ये सारा उन्होंने मेजर स्टेप्स लिया। अब इसको करने के लिए कौन सा स्टेप लिया गया, इसको अचीव करने के लिए कौन सा स्टेप लिया गया था, ये देखो। स्टेप टेकन टू अचीव, क्या स्टेप लिया गया जो वो चारों स्ट्रेटेजी को हमने अचीव किया? रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्री रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8 एंड देन टू 3। यानी बोला जाता है सबसे पहले एलपीजी आने से पहले 17 कंपनियां रिजर्व्ड थी, किसके लिए? पब्लिक सेक्टर के लिए। यहां से घटा करके 8 कर दिया गया सर, और 8 से आज के डेट में 3 है, जो कि रेलवे, एटॉमिक एंड डिफेंस सेक्टर। आई बात समझ में? ये सारा बाकी सब में प्राइवेट अब होना स्टार्ट हो गया, लगभग तो हो भी गया। क्लियर है? नेक्स्ट, दिस इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा इन सेलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। जैसा कि मैंने कहा, उस बिल्डिंग से गवर्नमेंट ने अपना 74% का शेयर बेच दिया टू प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ? अपना 74% का शेयर उसने क्या कर लिया? डिस इन्वेस्ट कर लिया। आई बात समझ में? यानी विड्रॉ कर लिया पैसा। नेक्स्ट, पॉलिसी रिगार्डिंग सीक यूनिट, यानी कि जो भी कंपनियां बीमार हो चुकी थी, द सीक यूनिट आर हैंडेड ओवर, यानी किसके हैंड ओवर कर दिया गया? BIFR, यानी बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। एक ऐसा बोर्ड है जो कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडस्ट्री को फिर से फाइनेंस और रिकंस्ट्रक्ट करने का काम करता है, उसके हैंड ओवर कर दिया गया। क्लियर है? द बोर्ड डिसाइडेड टू वाइंडिंग अप नॉन रिवाइविंग यूनिट्स। और मेरे दोस्त, बोर्ड डिसाइड ये भी कर लिया कि जो नॉन रिवाइविंग यूनिट है उसको क्या कर दो? बंद ही कर दो। अब इससे कोई फायदा नहीं है, वेलफेयर बहुत हो गई। आई बात समझ में? नेक्स्ट, the government make national renewal fund to compensate and rehabilitate the employees of such unit which are winding up। भाई यहां पे बोला गया था कि नॉन रिवाइविंग यूनिट को या तो BIFR के हवाले कर दो, या और जो BIFR हवाले नहीं भी कर सकते हो, यानी कि जो पूरा तरीके से बीमार है, जो यूनिट, जो कंपनी जो एकदम रिवाइव होने की काबिल में नहीं है, उसको क्या करो? बंद कर दो। तो भाई यहां पे प्रोटेक्ट भी करना है वर्कर का इंटरेस्ट, उसी लिए एक फंड, नेशनल फंड निकाला गया, जिससे लाइफ टाइम उस बंद हुए कंपनी का, वाइंडिंग अप हुए कंपनी का इंप्लॉय को कंपनसेट किया जाएगा। आई बात समझ में? यही था। उसके बाद हमारा कंट्री यूं
ग्रोथ के कगार पे, ग्रोथ के पटरियों पे दौड़ता भारतीय रेल, कुछ दिन पहले हमारा आया था ना न्यूज पे। तो भाई ये थी हमारा चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का जो मेन इंटरेस्टिंग टॉपिक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, नेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज और ग्लोबल इंटरप्राइजेस। क्या होता है सर मल्टीनेशनल कंपनी, क्या होता है ग्लोबल इंटरप्राइजेस? चलो फटाफट हम लोग देखेंगे, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का और वीडियो होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, भाई नाम से ही क्लियर है, मल्टीनेशनल, इट मींस मल्टीनेशनल। क्लियर है? मल्टी का मतलब बहुत, नेशनल का मतलब कंट्री, बहुत सारा कंट्री में चलने वाला जो कंपनियां होती है उसी को बोला जाता है मल्टीनेशनल कंपनी। जैसे टाटा, आई बात समझ में, सैमसंग, आईफोन, एप्पल जो है वो सारा, डेल, ये सारा क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी है सर। हम भी यूज कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री वाले भी यूज कर रहे हैं, वो भी यूज कर रहे हैं, हम भी यूज कर रहे हैं। आई बात समझ में? देखो क्या है डेफिनेशन। मल्टीनेशनल कंसिस्ट, मल्टीनेशनल जो कंसिस्ट हुआ यानी किससे मिल करके बना हुआ है? टू डिफरेंट वर्ड्स, मल्टी एंड नेशनल। मल्टी मीन्स मेनी, मल्टी का मतलब बहुत, एंड नेशनल मीन्स कंट्री और नेशन, इट मीन्स मल्टीनेशनल। तो मल्टीनेशनल मीन्स अ कंपनी विच ऑपरेट इन मेनी कंट्री, बहुत सारा कंट्री में मतलब ऑपरेट होने वाला कंपनी क्या कहलाता है? मल्टीनेशनल कंपनी कहलाता है सर। सच अ कंपनी हैज ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, वर्कशॉप इन डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि किसी भी कंपनी का या तो उसका वर्कशॉप, या तो उसका फैक्ट्री, या तो उसका ऑफिस, ब्रांच, ये सारा डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में होना चाहिए। अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, ग्लोबल इंटरप्राइजेस, इंटरनेशनल बिजनेस इंटरप्राइजेस, ये सारे नाम से जाने जाते हैं हमारे महाशय मल्टीनेशनल कंपनी। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से आएगा। ये था आपका डेफिनेशन। मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड, एंड नेशनल मल्टी मींस मेनी, एंड नेशनल मींस कंट्री और नेशन। क्लियर होगा? नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर, अब भाई जो इसका ऑफिस होगा मल्टीनेशनल कंपनी का, आर लोकेटेड इन वन कंट्री नोन एज होम कंट्री, एंड इट कैरीज बिजनेस इन अदर कंट्री नोन एज होस्ट कंट्री। जैसे टाटा, टाटा हमारी खुद की देश की कंपनी है भाई। क्लियर है? तो इसका भारत में किस नाम से जाना जाएगा? होम कंट्री। क्लियर है? और ये अगर जाकर के अमेरिका में काम कर रहा है तो अमेरिका इसका क्या हो गया? टाटा का होस्ट कंट्री हो गया। क्लियर है? क्या हो गया सर? होस्ट कंट्री हो गया, याद रखना। यानी कि जहां पे उसको इनकॉर्पोरेशन मिला है, जहां पे उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसको उसका होम कंट्री बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, द मल्टीनेशनल कंपनी गेट इनकॉर्पोरेटेड इन होम कंट्री, यानी कि होम कंट्री में इसको रजिस्ट्रेशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोका कोला, हुंडई, नाइक, रिबॉक, सोनी, एलजी, सैमसंग एक्सेट्रा। यार ये सारा मल्टीनेशनल कंपनी है। बहुत आसान टॉपिक है। फीचर्स क्या है फटाफट देखो, बहुत आसान से आपको फीचर भी समझ में आ जाएगा। जाहिर सा बात है मल्टीनेशनल कंपनी है, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेस होगा। भाई थोड़ा सा पैसा में मल्टीनेशनल कंपनी बन सकती है क्या? कैसा बात कर रहे हैं सर? नहीं बन सकती है। वही चीज लिखा हुआ है, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेस। दिस एंटरप्राइज आर कैरेक्टराइज्ड बाय पोसेसिंग ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेस। मतलब किसके पास होता है फाइनेंशियल रिसोर्सेस? मल्टीनेशनल, जिसके पास ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेस होगा उसी को हम लोग मल्टीनेशनल कंपनी बोलेंगे। एंड द एबिलिटी टू रेज फंड फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्स। भाई जब तुम लोग सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़ोगे ना, बहुत तरीके का ऐसा सोर्स होता है जिससे बिजनेस में पैसा आता है। क्लियर है? तो एक मल्टीनेशनल कंपनी क्या कर सकती है? बहुत तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सेवरल्स ऑफ टाइप से फंड को रेज कर सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट, सेंट्रलाइज कंट्रोल। अब भाई टाटा कंपनी अगर मान के चल 5 कंट्री में बिजनेस कर रही है। क्लियर है? ये पांचों कंट्री में इसका जो भी काम होगा ना, उसका कंट्रोल होगा इंडिया में, याद रखना। आई बात समझ में? उसका कंट्रोल कहां होगा? इंडिया में होगा, यानी कि सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा। यहीं से पूरा का पूरा पांचों देश में कंट्रोल किया जाएगा। फ्रेमवर्क जो बनेगा, टास्क जो बनेगा, वो किसी एक कंट्री में बनेगा। आई थिंक जहां पे इनकॉर्पोरेशन होगा वहीं बनना चाहिए भाई, सही बात है, होम कंट्री में। और बाकी का होस्ट कंट्री में क्या होगा? उस फ्रेमवर्क को फॉलो किया जाएगा। कंट्रोल कहां होगा? आपके होम कंट्री में। सेंट्रलाइज कंट्रोल होगा, एक जगह से कंट्रोल होगा।
हर जगह अलग अलग रूल रेगुलेशन नहीं होगा, याद रखना। रूल रेगुलेशन जो बनेगा वो किसी एक कंट्री में बनेगा, सेंट्रलाइज, वहीं से सब जगह सुपरविजन किया जाएगा, इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा। द ब्रांचेस ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी स्प्रेड इन डिफरेंट कंट्री, यानी कि जो ब्रांच होता है ना मल्टीनेशनल कंपनी का, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में फैला हुआ होता है। आर कंट्रोल एंड मैनेज्ड फ्रॉम द हेडक्वार्टर, कहां से उसको मैनेज किया जाता है? हेडक्वार्टर से मैनेज किया जाता है सर, लोकेटेड इन होम कंट्री। ऑल द ब्रांचेस ऑपरेट विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर्म्ड बाय हेडक्वार्टर। मैंने जैसा भी तुम्हें कहा था कि फ्रेमवर्क कौन बनाएगा? होम कंट्री वाला, उसी को फॉलो करेगा पूरा का पूरा कौन? होस्ट कंट्री वाले। क्लियर है? नेक्स्ट, एडवांस टेक्नोलॉजी। जाहिर सा बात है यार, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? एडवांस टेक्नोलॉजी होना चाहिए सर। मल्टीनेशनल कंपनी मेक यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू सप्लाई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। दे एम्प्लॉय कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। भाई मेरे दोस्त, क्या बोला जा रहा है कि यहां पे तुम कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, मशीनरी का यूज कर रहे हो, सो दैट तुम क्या कर सको? वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट को सप्लाई कर सको। क्योंकि तुम्हारा मल्टीनेशनल कंपनी है, थोड़ा सा भी अगर तुम्हारा प्रोडक्ट में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, तुम्हारा प्रोडक्ट कोई नहीं लेने जा रहा है, याद रखना। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है, तुम्हारा सबकी निगाहें तुम्हारे प्रोडक्ट पे होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। भाई तुम्हारे पास मार्केट बहुत बड़ा होता है, आई बात समझ में? ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेस एंड एक्सीलेंट मार्केटिंग स्किल। वो अपने रिसोर्सेस और अपना एक्सीलेंसी के कारण अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैज एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। कहां तक पहुंच हो जाता है एक मल्टीनेशनल कंपनी का? इंटरनेशनल मार्केट तक सर। इट इज एबल टू सेल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस इन डिफरेंट कंट्री। वो इस तरह से उनके पास कैपेसिटी होता है कि वो अपना प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में बेच सके। अ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री। मल्टीनेशनल जो कंपनी होता है वो एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में चलता है। इट हैज इट्स ब्रांचेस, फैक्ट्री, ऑफिस इन सेवरल कंट्री। इट ऑपरेट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ब्रांच एंड सब्सिडरी इन होस्ट कंट्री। सब्सिडरी का मतलब देख क्या होता है? कोई भी कंपनी अगर इंडिया में आई, जैसे मान के चल आईफोन, क्लियर है? आईफोन आकर के इंडिया में एक सब्सिडरी कंपनी खोल ली, यानी कि यहां के लोकल लोगों के साथ एक मिलकर के कंपनी यहां पे खोली कि आईफोन अब यहां भी बिकेगा, यहां भी बेचा जाएगा आईफोन। क्लियर है? तो सब्सिडरी कंपनी का मतलब होती है असिस्टेंट कंपनी, यानी कि हेल्प करने के लिए बनाई जाती है। आई बात समझ में? तो उसका मार्केट जो होता है ना, काफी ज्यादा बड़ा होता है, याद रखना। जाहिर सा बात है यार, मल्टीनेशनल कंपनी है, मार्केट बड़ा ही होगा। ओलिगोपोलिस्टिक पावर। हाँ मेरे दोस्त, ये जो पावर होता है ना, ये किसी फ्यू ही कंपनी के पास होता है, और जिसके पास होता है वो मार्केट में डोमिनेटिंग स्टार्ट कर देती है। क्यों भाई? इसका जो साइज होता है ना, ग्रैंड साइज होता है, बहुत बड़ा साइज होता है, लार्ज साइज होता है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी का। ये छोटे छोटे जो भी मछलियां होती है ना, उनको खा जाती है। सादा भाषा में बोला जाए तो ये छोटी छोटी कंपनियां को अपने में मर्ज कर लेती है, एक्वायर कर लेती है कि बेटा तू जो बना रहा है गुड्स, चल मेरे साथ आ जा। क्लियर है? देख क्या लिखा हुआ है। ओलिगोपोली मींस पावर इन द हैंड ऑफ फ्यू कंपनी ओनली। बहुत कम कंपनी के पास ये पावर होता है। ड्यू टू देयर ग्रैंड साइज, यानी बहुत विशाल साइज होने के कारण, द मल्टीनेशनल कंपनी ऑक्यूपाई अ डोमिनेटिंग पोजीशन इन द मार्केट। वो मार्केट में हावी होने लगती है। दे ऑल्सो टेक ओवर अदर फर्म्स टू एक्वायर ह्यूज पावर। भाई अपना पावर को बढ़ाने के लिए वो क्या करती है? छोटे छोटे कंपनियों को एक्वायर कर लेती है। फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड एक्वायर्ड टाटा ऑयल मिल्स, पॉन्ड्स इंडिया एक्सेट्रा टू इंप्रूव इट्स मार्केट शेयर। जैसे देख, एक चीज मैं दिखाता हूं तुम्हें। बहुत सारे तुम प्रोडक्ट में ना ये साइन देखोगे, बहुत सारा प्रोडक्ट में तुम अपने शॉप पे देखो, अपने ऑयल पे देखो, बहुत सारा कॉस्मेटिक पे देखो, या किसी भी चीज पे देखोगे, लगभग आइटम पे तुमको ये साइन मिलेगा। यानी कि इसने क्या कर लिया है? छोटे छोटे कंपनियों को बोलते हो कि यार मुझे तो, मैं बेचूंगा जाकर के। उससे सस्ते दामों में खरीद रहा है, जाकर के महंगा में बेच रहा है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट, प्रोडक्ट इनोवेशन। भाई तुमको अपने प्रोडक्ट का टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा? इनोवेट करना पड़ेगा, इनोवेशन करना पड़ेगा टाइम टू टाइम अपने प्रोडक्ट का। जैसे एग्जांपल, दिस एंटरप्राइजेस हैव हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च। इसको बहुत ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा। एक डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा, किस चीज से? रिसर्च का एक डिपार्टमेंट रखना पड़ेगा। मार्केट में क्या चाहिए, क्या इनोवेशन का जरूरत है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। जैसे मान के चल, एक बीएमडब्ल्यू कंपनी, जो भी गाड़ियां बना रही है, वो फॉरेन कंट्री के लिए अलग इनोवेशन लेके आ रही है।
हमारे इंडिया की में भी बीएमडब्ल्यू चलती है, यहाँ का बीएमडब्ल्यू अलग गाड़ी है भाई, आई बात समझ में। वहां की गाड़ियां यहाँ नहीं चल सकती है, यहाँ का रोड ही हमारा वैसा नहीं है, क्लियर है, आई बात समझ में। यहाँ पे हम लोग अगर रूरल एरिया में लेके गाड़ी चले जाएं तो पता चला खेत में ही गाड़ी रह जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं। बट फॉरेन कंट्री में देखते हो गाड़ी का। तो ये सारा तुम एक प्रोडक्ट का तुम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग तुमको इनोवेशन बार बार करना पड़ेगा। और वो जो डिपार्टमेंट बनाती है रिसर्च का, उसको इंगेज कर देती है एक टास्क में, डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड सुपीरियर डिजाइन ऑफ एग्जिस्टिंग पावर, क्लियर है। तुमको अपने प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा भाई, रिसर्च करो कि इस प्रोडक्ट में और क्या इनोवेशन करना। एक डिपार्टमेंट रख दो, मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, एक डिपार्टमेंट रख देती है कि भाई देखो जाके मेरे जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में ऐसा प्रोडक्ट और किसके किसके पास है, क्या डेवलपमेंट का जरूरी है, आई बात समझ में। तो इनोवेशन बहुत जरूरी होता है। मार्केट स्ट्रेटेजी, दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केटिंग, बहुत ज्यादा खर्च करती है किस चीज में, मार्केटिंग में। दे यूज एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बहुत पागलपन वाला उनका मार्केटिंग होता है यार, तभी जाकर के वो इंक्रीज कर पाती है अपने सेल्स में इन शॉर्ट पीरियड, कम समय में। देयर एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन टेक्निक आर नॉर्मली वेरी इफेक्टिव। और भाई तुम देखोगे वो लोग डिजिटल मार्केटिंग, वो सारा चीज वो लोग करती है। कुछ भी नया चीज लॉन्च होने वाला होता है, देखते हो हमारे सोशल मीडिया पे आने लगता है पहले से कि ये लॉन्च होने वाला, ये लॉन्च होने वाला, पहले से आने लगता है, इसका बुकिंग वगैरह स्टार्ट है। बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग करती है यार, क्लियर है। और वो इफेक्टिव भी होता है। फॉरेन कोलैबोरेशन, भाई ग्लोबल इंटरप्राइजेज यूजुअली इंटर इनटू, कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप, याद रखना। कोलैबोरेशन का मतलब होता है पार्टनरशिप, टू बिटवीन टू कंपनी, क्या होता है, पार्टनरशिप बिटवीन टू कंपनी। ग्लोबल इंटरप्राइजेज यूजुअली इंटर इनटू एग्रीमेंट विथ इंडियन कंपनी पर्टेनिंग द और रिलेटेड टू द सेल ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यूज ऑफ ब्रांड नेम फॉर द फाइनल प्रोडक्ट एक्सेट्रा। भाई बोला गया कि यहां पे एमएनसी जो होती है ना, वो फॉरेन कंट्री से इंडियन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करती है। जैसे जापान की मारुति, सॉरी सुजुकी, और इंडिया की मारुति, ये लोग मिलकर के मारुति सुजुकी बना लिए, क्लियर है। तो यहां पे कोलैबोरेशन हो गया ना, क्यों हुआ, उनको भी यहां का मार्केट मिल गया, हमें भी वहां का करेंसी यूज करने का मौका मिल गया, करेंसी हमारा यहां भी आ रहा, वहां का टेक्नोलॉजी यूज करने का मौका मिल गया, आई बात समझ में। हमारा लेबर बहुत सस्ते में मिल जाता है, तो हमारा लेबर का यूज करके वो ये कर लिए। वो हो सकता है कि रॉ मटेरियल बना रहे, हम फिनिश गुड्स बना रहे, चलो आपस में कोलैबोरेट कर लेते हैं, रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स घर पे ही बन रहा है, क्लियर है। तो मल्टीनेशनल कंपनी बेसिकली यहाँ के कंपनी के साथ, छोटे छोटे कंपनियों के साथ क्या करती है, कोलैबोरेट कर लेती है, क्लियर है। बट दिस एमएनसी में कोलैबोरेट विद कंपनी इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के साथ वो करेगी कोलैबोरेट। एमएनसी मस्ट ब्रिंग डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और ये कोलैबोरेशन पार्टनरशिप करने के साथ इंडिया में लेकर के क्या आती है, विदेशी कंपनी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिससे हमारा जीडीपी और ऊपर बढ़ेगा, जिससे हमारा कंपनी का ग्रोथ रेट और ऊपर बढ़ेगा। so that there is a improvement in balance of payment, हमारा बीओपी भी आगे बढ़ेगा। जब 12th में जाओगे तुम लोग तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक पूरा का पूरा चैप्टर है बीओपी का, बैलेंस ऑफ पेमेंट में का, वहां पे तुम लोग जाकर के पढ़ना। एमएनसी शुड नॉट बी अलाउड टू किल स्मॉल डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस बट दे मस्ट ऑफर द हेल्दी कंपटीशन टू डोमेस्टिक फर्म। देख भाई क्या होता है, अगर हमने ये बैरियर खोल दिया, लिबरल अगर हम लोग हो गए कि एमएनसी कंपनी बाहर से आकर के यहाँ काम कर सकती है, कोलैबोरेट भी कर सकती है किसी भी इंडियन कंपनी के साथ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको ये अलाउ कर रहे हैं कि स्मॉल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को तुम आकर के मार दो, सिर्फ तुम ही अपना बिजनेस करो, ऐसा नहीं है। आई बात समझ में, क्या है कि तुम यहां पे आकर के हेल्दी कंपटीशन दो हमारे लोकल प्रोड्यूसर को, बट तुमको किल करने का कोई भी अलाउंस नहीं है, क्लियर है भाई। यही है हमारा मल्टीनेशनल कंपनी। एक और एग्जांपल ले सकते हो कि तुम अगर मान के चलो आईफोन मल्टीनेशनल कंपनी है, पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है, वैसी कंपनी जिसका प्रोडक्ट को पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, मल्टीनेशनल कंपनी। भाई एक आईफोन है, वो आकर के इंडिया में अगर कोलैबोरेट कर ली, इसका मतलब ये नहीं कि वीवो वगैरह सैमसंग वगैरह ये सारा बंद हो जाएगा, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा। हाँ, कंपटीशन तुम दो इंडियन कंपनी को, मत इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, क्लियर है। तो गाइस यही था आज का हमारा ये एक्सक्लूसिव सेशन, बहुत अच्छा लगा आप लोग को। एक वीडियो और, मात्र एक वीडियो और ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड, क्लियर है, आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। कीप स्टडिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, गुड बाय।